नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 19 मार्च से पहले बड़ी तैयारी है और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यह खेल चल क्या रहा है और इस प्रश्न के उठने की अपनी वजह है। क्या है जो घटनाक्रम है? अब क्या घटनाक्रम चल रहा है? अभी कलराज मिश्र के यहाँ बड़ी बैठक होती है, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता है, तमाम जो एक तरह से कहें कि ब्राह्मण उनके यहाँ पहुंचते हैं मेल मुलाकात करने के लिए। और सीधा इस मुलाकात के पीछे का कारण यूजीसी का वो गाइडलाइन है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। इस मुलाकात के ठीक पहले बृजभूषण सिंह कलराज मिश्रा से मिलते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि कलराज मिश्रा गोरखपुर मंडल से आते हैं और बृजभूषण सिंह देवी पाटन मंडल से आते हैं। इसलिए ये मुलाकात और इनका यूजीसी को के गाइडलाइन को लेकर विरोध ये बड़ा मायने रखता है। दूसरी चीज, प्रयागराज, उसके बाद में आप चले जाइए मध्य प्रदेश पहुंच जाइए, वहां भी कई सारी इस तरह की मेल मुलाकात हुई, बैठकें हुई। फिर गाजियाबाद में डासना में बैठक हुई, उसके एक दो रोज पहले मालवीय भवन में एक बैठक हुई। अब ये जो बैठकें हैं, इन बैठकों का कुछ तो निहितार्थ है। अब वो निहितार्थ क्या है? क्या इस बाबत ये बैठकें हो रही हैं कि साहब ये जो नियम आया है वो गड़बड़ है? सवाल ये उठता है कि अगर इस बाबत बैठकें हो रही हैं और ख़ास तौर से ये जो मुलाकात हुई उत्तर प्रदेश के दो बड़े नेताओं की, तो साहब लाई तो यही सरकार है, ठीक है? तो सरकार ये लाई है और फिर ये उसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और ये उस पार्टी में हो रहा है जहां डिसिप्लिन जो है वो बड़ा मायने रखता है। और कहा जाता है कि साहब भाजपा जो है वो बड़ी अनुशासन वाली पार्टी है। उस अनुशासन वाली पार्टी में दो बड़े नेता, दिग्गज नेता, उस एक तरह से कहा जाए कि अनुशासन के विपरीत चले जाते हैं और जो नियम सरकार लेकर आती है उसके खिलाफ बोलने लगते हैं। यहीं से यह प्रश्न और बड़ा हो जाता है कि आखिर किस तरह का सियासी खेल आकार ले रहा है। और एक वजह बस यही नहीं है, एक खेल और चल रहा है, वो दिल्ली में है। दिल्ली में कई सारी मीटिंगें हुई हैं और ये मीटिंगें उन दलों की हुई हैं जो दल यूजीसी पर खुलकर बोल नहीं रहे, ना समर्थन में खड़े हो रहे हैं ना विरोध में खड़े हो रहे हैं, वो पीछे है। वो एक बड़ा सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये जो 9 तारीख को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठक हुई ना साहब, वो बैठक यूं ही नहीं हुई है, यूजीसी को लेकर ही हुई है। ये अनायास नहीं हो रही है, कुछ पकाया जा रहा है। और तमाम सारे जो एक तरह से कहा जाए कि लोग जो यूजीसी के पक्ष में है या यूजीसी के खिलाफ में है, उन सभी लोगों के पीछे खड़ा हुआ जा रहा है बड़े ही करीने से। कौन खड़ा हो रहा है? वो स्टूडेंट विंग खड़े हो रहे हैं जो खुलकर इसके न पक्ष में आ सकते हैं न खिलाफ आ सकते हैं। तो ये लोग दरअसल वैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं या वैसे ही सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं जैसे कथित किसान आंदोलन में हुआ था। कथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगेंद्र यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, यानी उत्तर प्रदेश के, और भी 4 राज्यों के आए थे लेकिन असल मसला उत्तर प्रदेश का था, उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा था कि हमने तो पिच बनाई थी। तो यानी ये जो आंदोलन खड़ा हुआ था उस समय, वो असल में अखिलेश यादव के लिए पिच बनाने के लिए खड़ा हुआ था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कथित आंदोलन। तो ये जो कथित आंदोलन उस समय खड़ा हुआ था तो उसमें भी तमाम राजनीतिक दलों की अपनी एक भूमिका थी। तो यहां भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ उसी तरह का खेल चल रहा है और जो विपक्ष है उसको लग रहा है कि साहब यूजीसी के ही बहाने चलो कम से कम कुछ तो मिल गया, कुछ ऑक्सीजन तो मिल गई। और वो जो ऑक्सीजन है वो ऐसा ना हो कि बीजेपी को वेंटिलेटर पे पहुंचा दे, क्योंकि मामला जो है वो एक तरह से कहा जाए अलग रंग ढंग में आकार ले रहा है। क्योंकि अगर आप हिंदी पट्टी की बात करें तो हर हिस्से में
बैठकें हो रही हैं। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करिए, वहां पे तो साहब विधानसभा पे ही सब पहुंच गए थे धरना वरना देने, बाद में पुलिस वगैरह उठाकर लेकर गई। तो ये स्थिति है, तमाम जो विश्वविद्यालय हैं वहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, पक्ष में और विपक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ इतना नहीं है कि आप पक्ष विपक्ष में खड़े हो गए। ये जो 9 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, ये दरअसल शुरुआत है एक बड़े पैमाने पर, एक तरह से कहा जाए कि आकार लेने की, किसके? पक्ष और विपक्ष के आंदोलन की। क्योंकि साहब एक पक्ष खड़ा होगा तो दूसरा रिएक्शन में खड़ा होगा। अब बड़ी बात यह है कि ये जो रिएक्शन और क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, इसके सहारे कौन लोग हैं जो सियासी ताना बाना बुन रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक तो सवाल यही उठता है कि क्या जो भाजपा है वो एक स्ट्रेटेजी के तहत चल रही है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए कि बीजेपी के 2 बड़े नेता मिलते हैं, और मैंने उन लोगों के इलाकों का बात इसलिए किया क्योंकि वो जो इलाका है उस इलाके में जो सवर्ण पॉपुलेशन है वो बहुत ठीक है और वो इनके साथ जुड़ी हुई है। अब जैसे आप देवी पाटन मंडल की बात करिए, तो देवी पाटन मंडल में अगर मैं सिर्फ सवर्णों में ब्राह्मणों की बात करूं तो वहां पर तकरीबन 18 से 19 विधानसभा है। उन 19 विधानसभाओं में 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभाएं हैं जहां ब्राह्मणों की, सिर्फ मैं सवर्ण में ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, ब्राह्मणों की आबादी जो है वो 60-70 हजार के आसपास होगी। एक आध जैसे कटरा विधानसभा में तो 90-90 हजार के आसपास। आप ये देखिए कैसरगंज जो है, यहां तक तकरीबन 80 हजार जो है ब्राह्मणों की आबादी, अगर हम विधानसभा की बात करें तो कुल मिलाकर यहां पर ठीक ठाक आबादी है सवर्णों की। उसी तरह से आप गोरखपुर मंडल में चले जाइए जहां से जो है कलराज जी आते हैं, तो वहां भी यही स्थिति है। वहां गोरखपुर मंडल में तकरीबन 27-28 विधानसभाएं हैं, या संभवतः 27-28 के आसपास ही। उसमें आधा दर्जन से ज्यादा जो विधानसभाएं हैं वहां ब्राह्मणों की आबादी 40-45, मैं सिर्फ सवर्ण में ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं, 40-45, 50, 55 इस तरीके से है। तो एक चीज तो बड़ा स्पष्ट हो रहा है कि ये अपनी यहां के सवर्णों को एड्रेस कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये जो वो एड्रेस कर रहे हैं वो पार्टी लाइन से अलग जाके तो नहीं कर रहे हैं, यानी बीजेपी के भीतर कोई रणनीति चल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए यूजीसी के पीछे कुछ खेल चल रहा है, इसीलिए ये दोनों बड़े नेता इस तरह का बयान देते हैं। ठीक है, मेल मुलाकात करते हैं, इनके यहां जो है कलराज जी के यहां ब्राह्मणों की बैठक वगैरह भी होती है। दूसरी तरफ आप देखिए विपक्ष भी इसमें पीछे नहीं रहने वाला। उसको लग रहा है कि साहब जब बीजेपी की जो डिफेंस लाइन है वो डिफेंस लाइन इस समय नाराज है, तो क्यों ना हम भी जो है बहती गंगा में हाथ धोए। तो वहां पर भी एक तरह से कहा जाए कि खेल शुरू हुआ है, और उसी खेल के तहत ये जो यूजीसी के खिलाफ में चीजें चल रही हैं, वहां भी अगर हित दिख रहा है तो देखा जाए, और नहीं तो जो समर्थन में चीजें चल रही हैं वहां खड़े हुआ जाए। और बड़ी चीज यह है कि जो एक तरह से कहा जाए विपक्ष खुलकर तो नहीं आ रहा है, लेकिन उनके लिए जो लोग विमर्श खड़ा करते हैं वो लोग क्या बात कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं उसमें बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से समाज 2 धड़ों में बंट गया है, एक वो जो यूजीसी की गाइडलाइन के पक्ष में है और एक वो जो यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ में है। तो जो उसके पक्ष में है उनको लेकर एक बड़ा ताना बाना एक धड़े से बुना जा रहा है, और जो खिलाफ हैं उनको लेकर भी ताना बाना बुना जा रहा है। बड़ी चीज यह है कि दोनों ही धड़े को पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, ये स्वाभाविक सी बात है कि कुछ बड़ी तैयारी है, और वो तैयारी 19 मार्च से पहले की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में जो होगा
वो उससे पहले एक तरह से कहा जाता ना कि प्रभावित करने की कोशिश होती है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश होती है कि साहब कुछ ऐसा किया जाए ताकि जनभावना बने। और देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी जनभावना की इतर नहीं जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में कहा है कि भाई देखिए जनभावना भी कोई चीज होती है। तो अगर सेंटिमेंट जो है पक्ष में या विपक्ष वाला बड़ा बन जाता है तो उस लिहाज से जो है अपनी चीजें वहां रखी जा सकती है। एक दूसरी जो बड़ी चीज इसमें है वो यह है कि उसके सहारे अपना सियासी ताना बाना बुना जा सकता है। तो उस सियासी ताने बाने के बुनने की एक कवायद भी है। बीजेपी के नजरिए से अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी इसमें ठीक ठाक टेस्ट कर रही है कि वो कितने पानी में है, कौन उसके पक्ष में है, कौन उसके विपक्ष में है। क्योंकि देखिए ये जो दो बड़े नेता मिले हैं, ये मैं फिर ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये बड़े नेता यूं ही मिल गए। और एक चीज और देखिए आप, खास तौर से अगर मैं ब्राह्मणों की बात करूं तो ब्राह्मणों में जो तमाम सभाएं हो रही हैं, यानी जो तमाम सारी ब्राह्मणों की सभाएं बनी हुई हैं और वो लोग मेल मिलाप कर रहे हैं, ये कुछ पैटर्न वैसा ही है जैसे 21-22 में शुरू हुआ था। ठीक है, कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो क्या बीजेपी के भीतर भी कुछ चर्निंग चल रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसीलिए ये जो यूजीसी वाला मामला है, ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना सीधा दिखाई दे रहा है। इसमें कई पेचोखम हैं और ऐसा लग रहा है कि इसके जरिए बीजेपी के भीतर भी एक रस्साकसी चल रही है। और यही कारण है कि ये पीएम के लिए एक चुनौती है। लेकिन फिर वो बहुत लोग नाराज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन अब आप देखिए कि बड़ी बात हो रही है इस पर। अब मान लीजिए कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट ही मांग ली जाए, तब तो ये जो पूरी कवायद है ये औंधे मुँह गिर पड़ेगी। क्योंकि इस कवायद के आप एक तरह से कहें कि इर्द गिर्द एक ही चीज चल रही है ना कि भाई उनकी आबादी बहुत बड़ी है, यानी ओबीसी वाला जो मसला है। अब अगर रोहिणी कमीशन आ गया तब क्या होगा? तो देखिए ये जो खेल है ना साहब, ये खेल राजनीतिक है। ये दिखाई दे रहा है सिर्फ कि ऐसा चल रहा है, लेकिन ये है नहीं। एक और दूसरा, जाति जाति तो हमको लगता नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि ये खेल बड़ा गड़बड़ है। और अगर ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है तो इस खेल में बीजेपी एक तरह से कहा जाए कि बुरी तरह फंसी दिखाई दे रही है। चूंकि बाकायदे दिल्ली में बैठकें चल रही हैं और ये बैठकें उन लोगों की चल रही हैं जो इस यूजीसी वाले मसले के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार को उल्टा कर देना चाह रहे हैं। क्योंकि इस यूजीसी ने वो जो एक तरह से कहा जाए कि जो लोग झंडा लेकर नरेंद्र मोदी के लिए खड़े हो जाया करते थे, उसको नाराज कर दिया ये जो यूजीसी वाला रूल आया। तो इस कारण जो है ये मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कौन कितनी राजनीतिक रोटी इसमें बना रहा है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि इसमें असल खेल जो है वो बीजेपी का ही है। ये बात ठीक है कि पीएम अभी लग रहा है कि वो बड़े कमजोर स्थिति में है, बैकफुट पर आ गए हैं, बीजेपी बैकफुट पर है, एनडीए का क्या होगा, तमाम तरह के सवाल हम लोग उठा रहे हैं। लेकिन वो पार्टी जो 24/7 सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, वो इस तरह का ब्लंडर करेगी लगता नहीं है। कभी लगता है कि नहीं हो गया है, लेकिन जिस तरह से चीजें आकार ले रही हैं ना, वो उसमें लग रहा है कि कुछ सियासी ताना बाना है जो बुना गया है और उसी के लिए तैयारी चल रही है। अब वो क्या है वो आप भी बताइए कि इसमें आपकी अपनी क्या राय है।